तो आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय नंबर तीसरा। अध्याय नंबर तीसरा है बुद्धि का अर्थ, बुद्धि की परिभाषाएं, बुद्धि की विशेषताएं, बुद्धि लब्धि की अवधारणा, बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत, पिछड़े बालक पहचान कारण विशेषताएं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएंगे इसके बाद। तो आप लोगों को समझना जरूरी है कि बुद्धि का अर्थ क्या होता है। बुद्धि शब्द का जो प्रयोग है प्राचीन काल से व्यक्तियों की तत्परता, उसकी तत्कालिकता, उसके समायोजन और समस्या समाधान की क्षमताओं के संदर्भ में रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव की समरसता, मानसिक क्रियाओं और योग्यताओं के योग को ये बुद्धि कहते हैं। बुद्धि क्या है, इस संबंध में प्राय मनोविज्ञानों में हमेशा मतभेद रहा है और सन 1923 में विश्व के मनोवैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन हुआ, जिस पर रॉस ने लिखा कि वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं। जिस प्रकार रॉस ने लिखा था, वे यह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृति या कल्पना या भाषा या अवधान या गामक योग्यता या संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं। बुद्धि की प्रमुख परिभाषाएं जानते हैं। आइए अलग अलग फिलोसोफर के अलग अलग अनुसार जानते हैं। पहले है वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुड्रो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। डियरबर्न के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता है। बिने के अनुसार बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। रायबर्न के अनुसार बुद्धि वह शक्ति है जो आपको समस्याओं का समाधान करने में और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। ठीक है, बुद्धि लब्धि की गणना कैसे करते हैं। यदि किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष और मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट IQ 10/8 × 100 है, क्योंकि होती है। जैसे बुद्धि लब्धि के आधार पर बालकों का वर्गीकरण निम्न अनुसार से किया जाता है। पहला है बुद्धि लब्धि से मानसिक आयु का वास्तविक आयु से पारस्परिक संबंध एवं उसके विकास की गति का ज्ञान होता है, और इस सूत्र से व्यक्ति को की सापेक्षिक योग्यता का पता चलता है। इससे यह ज्ञात किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति अपनी आयु से व्यक्ति से कितने तुलना में कितना श्रेष्ठ है या कमजोर है। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में चलते हैं। आइए, तो मनोवैज्ञानिक चिंतन में वर्तमान युग में विद्वानों ने बुद्धि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और विभिन्न सिद्धांत अलग अलग परीक्षणों के आधार पर निश्चित किए गए, जिनके प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार है। पहला है एक तत्व सिद्धांत यानी यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत में प्रतिपादक श्री अल्फ्रेड बीने है। ठीक है, अल्फ्रेड बीने, और बाद में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक टर्मन एवं स्टर्न और जर्मन मनोवैज्ञानिक एम्बिहंस ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान मानसिक शक्ति है जो अन्य सभी मानसिक गुणों का शासन करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी एक काम को बहुत अच्छी प्रकार से करता है तो वह दूसरा काम भी उतनी अच्छी प्रकार से कर सकेगा, लेकिन यह सिद्धांत सर्वमान्य नहीं है। ठीक है, दूसरा है द्वितत्व सिद्धांत यानी टू फैक्टर थ्योरी, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक इंग्लैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला है सामान्य तत्व यानी जनरल एबिलिटी जी फैक्टर, तो दूसरा होता है विशेष तत्व स्पेसिफिक एबिलिटी और एस फैक्टर। समान तत्व सभी बुद्धिमान लोगों के समान रूप में से होता है और विशेष विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में होता है। एक संगीतज्ञ में विशेष प्रकार की संगीत की बुद्धि होती है और इसके अलावा उसमें सामान्य बुद्धि भी होती है। स्पीयरमैन के मतानुसार सामान्य तत्व का तो एक विषय से दूसरे विषय में स्थानांतरण या ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन विशेष तत्वों का नहीं होता है। बुद्धि के विशेष तत्व में अच्छे होने वाले बालकों को यदि अपने अनुकूल व्यवसाय मिल जाए तो वे सफल होते हैं, अन्यथा असफल ही रहते हैं। ठीक है, आइए जानते हैं बहुतत्व सिद्धांत यानी मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या बोलता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक ने किया था। आप लोग याद रखेंगे जो प्रतिपादन है किया है जिनका, उन लोगों का नाम अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुतत्व सिद्धांत या मल्टीफैक्टर थ्योरी किसने प्रतिपादन किया, किस तरीके से MCQ आ सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि स्वतंत्र कारकों से मिलकर बनी है। स्वतंत्र कारकों में से प्रत्येक किसी विशिष्ट मानसिक योग्यताओं का आंशिक प्रतिनिधित्व करता है। जैसे कई अंग्रेजों में होशियार हैं तो हम उससे विज्ञान विषय में योग्यता का अनुमान नहीं लगा सकते। थॉर्नडाइक का यह सिद्धांत वास्तव में बुद्धि का आणविक सिद्धांत प्रतीत होता है। आइए चलते हैं थ्री फैक्टर थ्योरी यानी त्रितत्व का सिद्धांत। थ्री फैक्टर थ्योरी क्या कहता है। बुद्धि में त्रितत्व सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक स्पीयरमैन है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के एस और जी तत्वों के साथ एक और तत्व सामूहिक तत्व जोड़कर तथा संशोधन करने का इसका नाम त्रितत्व का सिद्धांत रखा है। यह सिद्धांत आज भी विवादास्पद रहने के कारण सर्वमान्य नहीं बन सका।
आइए चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत की तरफ, जिसका नाम है समूह कारक यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी। समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्स्टन ने किया था, और थॉर्स्टन ने अपनी पुस्तक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में बुद्धि को 13 तत्वों की समूह बताया है, जिसमें से वर्तमान में 7 को महत्वपूर्ण माना जाता है। छठवा है क्रमिक महत्व का सिद्धांत यानी हायरार्किकल थ्योरी। हायरार्किकल थ्योरी यानी फिलिप वर्नन ने सन 1960 ईस्वी में मानवीय योग्यताओं की संरचना प्रस्तुत करते हुए कहा कि मानवीय योग्यता एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित होती है, और इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक, मुख्य समूह कारक, लघु समूह कारक तथा विशिष्ट कारक होते हैं। यह सिद्धांत प्रत्येक मानसिक योग्यता को क्रमिक महत्व प्रदान करता है। सातवां जो था वह बुद्धि का त्रिआयामी यानी बुद्धि संरचना का सिद्धांत। गिलफोर्ड ने सर्वप्रथम बुद्धि संरचना का सिद्धांत स्थापित किया। जेएपी गिलफोर्ड ने 1967 में ईस्वी में एक डिब्बे के आकार का एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं, और इस मॉडल के अंतर्गत 5x4x6 यानी 120 कोष कारक बनाए गए थे, जिनका विचार था कि कई विमा वाले प्रतिरूपों के बावजूद भी मानवीय मानसिक योग्यताओं की 3 विमाओं में विभाजित किया और 3 खंडों को उनके उपखंडों में विभाजित किया। ये 3 तत्व निम्नानुसार है। पहला है ऑपरेशन यानी सक्रिय, संज्ञान एवं प्रत्यक्षीकरण, स्मृति, उपबिंदु चिंतन या अपसरी, अभिबिंदु चिंतन या अभिसारी, और लास्ट था मूल्यांकन। दूसरा था पदार्थ या अंतर वस्तु यानी मटेरियल और कंटेंट, आकृति अंतर वस्तु, प्रतीकात्मक अंतर वस्तु, शब्दार्थ संबंध अंतर वस्तु या भाषागत या और व्यवहारिक अंतर वस्तु। तीसरा था उत्पादन यानी प्रोडक्ट, इकाइयां, वर्ग, संबंध, पद्धति, रूपांतर, आशय और निहितार्थ। निहितार्थ पिछड़े बालक किसको बोलते हैं? पिछड़े बालक की पहचान करना, कारण क्या थे, विशेषता क्या है। पिछड़े बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड, जो बालक शिक्षा प्राप्त करने में सामान्य बालकों से पिछड़ जाते हैं, अतः जो बालक अपने कक्षा में अन्य बालकों के से अध्ययन की दृष्टि में पिछड़ जाते हैं, उन्हें पिछड़ा बालक यानी बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। पिछड़े बालक का मंद बुद्धि होना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिभाशाली बालक की शैक्षणिक योग्यता अपनी आयु के छात्रों से कम है, तो इसे भी पिछड़ा बालक कहा जाएगा। बर्टन के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में असमर्थ होता है। सैलान के अनुसार पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने आयु के अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है। ज्यादातर मनोवैज्ञानिक 85 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को पिछड़ा हुआ बालक मानते हैं। यदि कक्षा 6 का बालक 12 वर्ष का है और कक्षा 5 की योग्यता नहीं रखता, तो वह पिछड़ा हुआ बालक है। पिछड़ेपन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्डनेस। पिछड़ेपन की पहचान 2 प्रकार से की जा सकती है, एक परीक्षण द्वारा यानी आइडेंटिफिकेशन बाय द टेस्टिंग, एंड दूसरा है निरीक्षण द्वारा यानी बाय ऑब्जर्वेशन। पहला है परीक्षण द्वारा बाय आइडेंटिफिकेशन बाय टेस्टिंग। पिछड़ेपन की पहचान के लिए हमें छात्रों की शैक्षणिक लब्धि को मापना पड़ेगा। शैक्षणिक लब्धि छात्र की आयु के अनुरूप सभी विषयों में अपने उसकी उपलब्धि की औसत है। शैक्षणिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र शैक्षणिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 है, और बालक की शैक्षणिक आयु से तात्पर्य यह है कि परीक्षण में कोई बालक जितने अंक प्राप्त करता है, उतने अंक जिस आयु के विद्यार्थी के आने चाहिए, वही उसकी शैक्षणिक आयु कहलाती है। ठीक है। दूसरा है निरीक्षण द्वारा बाय ऑब्जर्वेशन। निरीक्षण द्वारा कैसे किया जा सकता है? निरीक्षण द्वारा निम्नलिखित बातों की तरफ ध्यान देना चाहिए, तभी पिछड़े बालकों की पहचान आसानी से हो सकती है। पहला है बालकों का ध्यान पाठ पर और कहीं पाठ पर है या कहीं और अन्य स्थान पर है। शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्न तथा उसके सामने रखी समस्याओं का समाधान कौन बालक किस सीमा तक करता है, पढ़ाई में रुचि लेता है, कक्षा कार्य करने में असमर्थ है, हीन भावना से दबा रहता है, किसी भी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं करना, और शिक्षक की बात देर से समझ में आती है, उसे कक्षा में किसी बात का उत्तर देने में उत्साहित होता है या नहीं होता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है साप्ताहिक, मानसिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उसे सामान्य से अधिक अंक मिले हैं या कम मिले हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता उत्पन्न करता है या कक्षा में व्यर्थ का वाद विवाद करता है। शिक्षक की कक्षा निरीक्षण में यदि उपयुक्त लक्षण मिले तो समझ लेना चाहिए कि वह बालक पिछड़ा हुआ है। पिछड़ेपन के कारण कॉजेस ऑफ द बैकवर्डनेस हो सकता है शारीरिक कारण। इस शारीरिक कारण में जैसा नेत्र दोष, हकलाना, तुतलाना, कम बोलना, बीमारी आदि हो सकता है। वंशानुक्रम यानी कि बालक वंशानुक्रम से ही मंद बुद्धि होने के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता।
मानसिक कारण भी है कि अगर इन बालकों में बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है तो वे सुचारू रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। और संवेगात्मक कारण हो सकता है कि बालकों में क्रोध, चिंतन, व्याकुलता, तनाव, उदासीता, सुस्ती आदि हो, जिसके कारण वो पिछड़ापन हो। संवेगात्मक कारण है जैसे कि क्रोध, चिंता, व्याकुलता और रुचि का अभाव हो सकता है। ठीक है, माता पिता की शिक्षा होने के कारण हो सकता है, माता पिता की दृष्टिकोण के कारण हो सकता है, माता पिता की बुरी आदतों के कारण हो सकता है, विद्यालयों में अनुपस्थिति के कारण हो सकता है, परिवार का पर्यावरण, उसमें परिवार में इन्वायरमेंट नहीं हो, परिवार का अगर बड़ा हो, आर्थिक संकट झेल रहा हो, लिखने की सुविधा ना हो, पढ़ने की सुविधा ना हो, घर के माता पिता में लड़ाई झगड़ा होता हो, तो ये लड़ाई झगड़ा से तो वास्तविक में बहुत ज्यादा ही बाधा पहुंचती है बच्चों में। तो इसलिए माता पिता को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने बच्चों के सामने ना लड़ें, और अगर लड़ते हैं तो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए, या बच्चे के पढ़ने के समय ना लड़े। विद्यालय की परिस्थिति भी बालक के पिछड़ेपन को बढ़ा देती है। विद्यालय के दोषपूर्ण पर्यावरण से भी हो सकते हैं। जिसकी पहली बात तो है फर्नीचर और हवा, प्रकाश, शिक्षा सामग्री अगर अच्छे नहीं रहेंगे तो बच्चे पढ़ने में कष्ट पहुंचेगा, बच्चों को पढ़ने में कष्ट पहुंचेगा। बड़ी कक्षाएं होने के कारण, विद्यालय में अनुशासनहीनता के कारण, अनुपस्थित रहने के कारण, दोषपूर्ण पाठ्यक्रम होने के कारण और छात्रों के साथ पक्षपात होने के व्यवहार के कारण बच्चे पिछड़ जाते हैं। सामाजिक कारण क्या हो सकता है? बालक की प्रगति व अवनति में काफी प्रभाव पड़ता है। सामाजिक कारणों का अवांछनीय बालकों के साथ रहने सहने से बालकों की प्रगति पर बुरा प्रभाव होता है और उनकी रुचि पढ़ने से समाप्त हो जाती है। कोई शराबी के साथ घूमता है, कोई गलत संगति में रहता है, तो ऐसे लोगों से ज्यादा मित्रता नहीं करनी चाहिए बच्चों को। पिछड़े बालक की विशेषताएं क्या हो सकती है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बैकवर्ड चिल्ड्रन। पिछड़े बालक के मंद गति के सीखते हैं। उम्र में बालकों की तुलना से ये शैक्षणिक क्षेत्र में काफी पिछड़े होते हैं और कई कक्षा को बार बार वर्षों तक देते रहते हैं। पिछड़े बालक शैक्षणिक उपलब्धि और उनकी योग्यताओं को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है और ऐसे बालक जीवन में निराशा का अनुभव करते रहते हैं। पिछड़े बालकों के आईक्यू जो होता है वो 75 to 90 यानी 75 से 90 के मध्य होती है और इन बालकों की रुचि व ध्यान थोड़े समय तक ही रहता है और ज्यादा समय तक अपनी एकाग्रता नहीं कर पाते। एक बालक अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं तो उसमें फंस जाते हैं और ऐसे बालक अपनी आलोचना का सहन नहीं कर पाते हैं। बालकों में तर्क और विवेक शक्ति निम्न स्तर का होती है और बालक बैकवर्ड चाइल्ड है, शीघ्र निर्णय नहीं ले पाते हैं और ऐसी बालकों की दूरदर्शिता में कमी आती है और ये बच्चे अंतर्मुखी होते हैं तथा इसमें मित्रों की संख्या सीमित होती है और ऐसे बालक माता पिता तथा शिक्षक की सहानुभूति तथा स्नेह चाहते हैं और प्यार उनको चाहिए। एक पिक्चर भी आया था तारे जमीन पर और आप लोगों ने देखा होगा। तो लोगों को स्नेह चाहिए। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसके प्रारंभ किया था? तो आंसर किसने? विनय ने किया था। मानसिक आयु के समप्रत्यय को किसने महत्व ही समझाया गया है? तो इसका आंसर आएगा विचलन बुद्धि में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। बुद्धि का स्रोत है क्या क्या है? अनुवांशिक अधिगमन का परिणाम, स्व तथा वातावरण का अंतर क्रिया, उपयुक्त सभी। तो आंसर आएगा उपयुक्त सभी। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो उसने किया था बहुकारक सिद्धांत का। बुद्धि लब्धि शब्द का जनक कौन है? तो आंसर क्या आएगा? विलियम स्टर्न। बुद्धि लब्धि सूत्र का पूर्णतः रूप से किसने दिया? तो आंसर क्या है? थर्मन ने। गोल्डफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? तो वो है मूल्यांकन करने का नहीं बताया। 9वां नंबर का क्वेश्चन में चले जाते हैं सीधा। एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष, तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो होगी 125%। एक बालक का मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर के 8 वर्ष हो जाती है, उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को अपनी किस श्रेणी में रखेंगे? तो आंसर है मंद बुद्धि में। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है कब? तो 14 से लेकर 16 के बीच। सामान्य जुड़वा बालकों में सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है? तो होता है 0.90। बुद्धि का परीक्षण की आवश्यकता क्या है? तो वो है विषय की चयन से, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन की दृष्टि से, सभी दृष्टि से, तो सही भी दृष्टि से। और अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण क्या है? मतलब आर्मी बीटा परीक्षण। और चेलोटा ने परीक्षण दिया क्या का? सामूहिक बुद्धि परीक्षण को। धन्यवाद। आपको ये बुद्धि लब्धि का चैप्टर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो और सीरीज देखते रहिए। इसके बाद आपको नेक्स्ट देखने को मिलेगा। इसमें कुछ और प्रश्न है, मैं उनको प्रश्नों के साथ एक बार फिर से लाऊंगा। ये नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वह व्यक्तित्व का, तो इसको देखना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। प्ले लिस्ट पूरा चेक करिए। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर नियरेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच।